हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो एमए योगा का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी है। तो हमने पार्ट फर्स्ट में इसके सेल के बारे में, सेल की डेफिनेशन और काफ़ी सारे पॉइंट्स को पढ़ा। तो सबसे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले वो क्या थी कि सेल एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो और बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट भी है, बहुत छोटी भी है। तो देखिए सेल का जो छोटी सी यूनिट है बट स्ट्रक्चर देखिए सेल का कैसा होता है। और ये सारे पार्ट्स इस छोटी सी यूनिट के में आते हैं, ये सारे पार्ट्स है सेल के। तो जो दो पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे उनमें से पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के बाहर आप ये लेयर देख रहे हैं, तो ये जो बाहर लेयर है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो सबसे पहले इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के फिजिकल अपीयरेंस की, तो ये इट्स अ थिन लेयर एंड इट मेक्स द आउटर लेयर ऑफ द सेल। ये एक बहुत पतली सी लेयर होती है और सेल के बाहर की लेयर को बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज अ फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड डायनामिक स्ट्रक्चर। जो सेल की अगर हम नेचर की बात करें तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, रबर की तरह, और रिस्पॉन्सिव होती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती है और इसका स्ट्रक्चर डायनामिक होता है। अब सारी जिम्मेदारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्यों होती है वो इसके हम फंक्शन में समझेंगे। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को जो बाहर के जो नेबर्स होते हैं ना उससे आइसोलेट करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड ट्रांसपोर्ट आयंस एंड न्यूट्रिशंस। और जो आयंस एंड न्यूट्रिशंस है उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। जो सेल की प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल गेट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिमूव्स द CO2 फ्रॉम द सेल। जो सेल है वो ऑक्सीजन कहां से लेती है? ब्लड से लेती है। और ऑक्सीजन लेने के बाद जो CO2 जो एक तरीके से वेस्ट होता है, जो बच जाता है, उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाहर निकालती है। ब्लड से ऑक्सीजन को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल में ट्रांसपोर्ट करती है और CO2 को भी रिमूव करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए। नेक्स्ट, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम बात करें सेल बनी किस चीज की होती है, तो सेल बनी हुई होती है प्रोटीन की, लिपिड की एंड कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक्सक्रीट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हेन ब्रोकन। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ अगर ये टूट जाती है तो इट इज क्विकली रीजनरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। साइटोप्लाज्म की हेल्प से ये खुद को फिर से रीजनरेट कर लेती है। मान लीजिए अगर ये बाहर से टूट जाती है तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म इसकी हेल्प करती है इसको दोबारा बनाने के लिए, इस लेयर को दोबारा से बनाने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के लिए। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के ही बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है यहां पर। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। तो अगर हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इट्स अ स्टिकी थिक फ्लूइड इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। ये एक तरीके का चिपचिपा और बहुत ही थिक फ्लूइड होता है जिसमें सेल के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ये जितने भी पार्ट्स हैं ना सेल के, वो सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ सेल इज डिपेंड्स अपॉन साइटोप्लाज्म। अब जैसे कि मैंने बताया कि सेल के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म पर जो लाइफ है सेल की वो डिपेंड करती है। क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अगर मान लीजिए ब्रोक हो गई, टूट गई, तो उसको रीजनरेट करने का काम कौन करेगा? साइटोप्लाज्म ही तो करेगा। और अगर प्रोटेक्शन रहेगी सेल के बाहर तभी वो जो सेल के नेबर से प्रोटेक्ट करेगा। जो सेल के आउटसाइड में जो नेबर्स होंगे उनसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट जाती है तो वो किससे हम रीजनरेट हो रही है, साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए जो सेल की लाइफ है वो टोटली डिपेंड करती है साइटोप्लाज्म पे ही। नेक्स्ट अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म बना हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मेनी नॉन कार्बन एलिमेंट्स। काफी सारे नॉन कार्बन एलिमेंट्स भी होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। एलिमेंट्स फॉस्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम एटसेट्रा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। काफी सारे विटामिन्स और ये जो काफी सारे विटामिन्स और एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो द पार्ट्स विच आर कंपल्सरी टू बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड फाउंड इन सेल्स आर, ये जो पार्ट्स है साइटोप्लाज्म में होना कंपल्सरी होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जिसमें से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है और नेक्स्ट सेशन में हम इन बाकी पार्ट्स को पढ़ेंगे। बाकी लास्ट जो पॉइंट है ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सेल का जो लाइफ है वो डिपेंड टोटली करती है साइटोप्लाज्म पे। तो यहाँ हमारा जो ये टॉपिक है हमने दो पार्ट्स पढ़े सेल के आज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ये हमारा जो दो पार्ट का टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, ये आज फिनिश होता है। बाकी के जो पार्ट्स सेल के स्ट्रक्चर में आते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।